हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का काफ़ी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो आपको यहीं पर याद भी हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी 12 बजे दिन में कराई जाती है, तो 12 बजे दिन में आप हमसे लाइव जुड़ के सभी विषयों की सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखे। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखें। तो एक बगल आप श्वसन लिखिएगा और दूसरे बगल आप लोग क्या लिखिएगा, श्वासोच्छ्वास, और एक एक करके आप लोग अंतर यहाँ पे बता दीजिएगा। तो आइए इसका देखते हैं। यहाँ पे पहला अंतर है श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। जो श्वसन है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है। और यहाँ पे देखिए यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो श्वसन है वो रासायनिक क्रिया है और जो श्वासोच्छ्वास है वो कैसी क्रिया है, यहाँ पे भौतिक क्रिया है। और इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये रहा पहला अंतर। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर है इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो श्वसन की क्रिया होता है इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यहाँ पे देख लीजिए श्वासोच्छ्वास में इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। तो ये रहा हमारा दूसरा अंतर कि श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा अंतर है श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होता है। जो श्वसन की क्रिया होता है वो कहाँ पे होता है, तो कोशिका के अंदर होता है। और यहाँ पे देख लीजिए श्वासोच्छ्वास में यह क्रिया कोशिका के बाहर होता है, यानी जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होता है वो कोशिका के बाहर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अब चौथा अंतर। इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है, यानी श्वसन की जब क्रिया होगी तो उसमें एंजाइमों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें देख लीजिए इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। जो यहाँ पे श्वासोच्छ्वास की क्रिया होता है इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रहा हमारा चौथा अंतर। आइए देखते हैं यहाँ पे पांचवा अंतर। श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होता है, यानी यहाँ पे पेड़ पौधे जितने भी जीवधारी हैं उसमें श्वसन की क्रिया होगा। और यहाँ पे देखिए श्वासोच्छ्वास में क्या है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में ही होता है। यहाँ पे ये केवल जंतुओं में होता है। और यहाँ पे देखिए जो श्वसन की क्रिया होता है ये जंतुओं में होगा, जीवों में होगा, पेड़ पौधे सभी में होगा, लेकिन श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में ही होता है। तो ये था हमारा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और इसका रिवीजन कर लीजिए। आप एक बार लिख के एक बार आप इसको लिख के पढ़ लेंगे, इतने में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 2 नंबर। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग को लिखे। ये भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके गुण और उपयोग क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो आइए पहले देखते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या है। यदि शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण कब बनता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आपको यहीं पे याद हो गया होगा, तो एक दो बार आप लोग ऐसे ही पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा कि जब यदि किसी शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। यहाँ पे देखिए शुष्क बुझे हुए चूने का यहाँ पे रासायनिक सूत्र है CaOH का द होल ट्वाइस। ये क्या होता है, यहाँ पे शुष्क बुझा हुआ चूना है, जब इसको हम यहाँ पे Cl क्या है, क्लोरीन गैस है, जब इससे हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या मिलेगा, यानी उत्पाद क्या निकलेगा, CaOCl2। और ये जो CaOCl2 है ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का ये रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे H2O यानी जल बनेगा। तो यही है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को, यानी ये जो शुष्क बुझे हुए चूना है इसको जब हम क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनता है और साथ में क्या बनता है, यहाँ पे जल बनता है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और यही है यहाँ पे विरंजक चूर्ण। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे विरंजक चूर्ण का गुण, कि विरंजक चूर्ण का क्या क्या गुण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला गुण।
बिरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है। ये जो बिरंजक चूर्ण होता है वो दिखने में कैसे होता है, तो दिखने में ये पीले रंग का चूर्ण की तरफ होता है, चूर्ण की तरह होता है। इसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है। जो इस बिरंजक चूर्ण होता है इसमें क्लोरीन गैस की तीखी गंध होती है, यानी बहुत ही महकता है क्लोरीन गैस की तरह। यहाँ पे देखिए दूसरा है, यह जल में घुलनशील है लेकिन पूरी तरह जल में नहीं घुलता। यानी जो क्लोरीन गैस है, यानी यहाँ पे जो बिरंजक चूर्ण है वो जल में घुलनशील है लेकिन ये पूरी तरीके से उसमें नहीं घुल पाता है, लेकिन ये जल में घुलनशील है। तीसरा देख लीजिए, यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन को खो देता है। जो यहाँ पे जो बिरंजक चूर्ण होता है इसमें क्लोरीन की जो तीखी गंध होती है वो क्या होता है, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जब अभिक्रिया करता है तो ये क्लोरीन गैस को ये क्या कर देता है, खो देता है। उसके बाद इसमें तीखी गंध जो आती है क्लोरीन की वो नहीं आएगी। जो क्लोरीन का इसमें गुण है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे बिरंजक चूर्ण का उपयोग। तो बिरंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ पे देख लीजिए, कागज तथा कपड़ों उद्योग में बिरंजक के रूप में इसका प्रयोग होता है। बिरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पे होता है, तो कागज तथा कपड़ा का जो उद्योग होता है उसमें बिरंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा देख लीजिए, पेयजल के रोगाणु को यहाँ पे नष्ट करने में, यानी जो पेयजल यानी जो पीने वाला जल होता है उसमें जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए यहाँ पे बिरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे यह क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। और तीसरा इसका कहाँ पे प्रयोग किया जाता है बिरंजक चूर्ण का, तो ये क्लोरोफॉर्म जब बनता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। तो ये था हमारा बिरंजक चूर्ण और इसके गुण और इसके उपयोग। तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको भी अगर आपको लिखना है तो बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जितने भी प्रश्न हम आपको करवाते हैं वो काफी ही महत्वपूर्ण रहता है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा का डेट बहुत ही करीब है। अब आप लोग लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पढ़ाई को लेके आप लोग को टाइम टू टाइम पढ़ना है और रिवीजन अब करना शुरू कर दीजिएगा रिवीजन। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें। यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या करना है, अंतर लिखना है। तो एक बगल आप उत्तल दर्पण लिखिएगा, दूसरे बगल आप लोग अवतल दर्पण लिखिएगा और उसमें अंतर क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला अंतर, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है ये क्या होता है, यहाँ पे उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ। ये क्या होता है, ये इसका परावर्तक सतह होता है। और यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है। जो अवतल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है ये क्या होता है, यहाँ पे अंदर की तरफ ये धंसा हुआ होता है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण, और ये क्या होगा हमारा उत्तल दर्पण। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है। तो ये हो गया हमारा पहला यहाँ पे अंतर। आइए देखते हैं दूसरा अंतर, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है और कौन होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये था हमारा दूसरा अंतर। तीसरा देख लीजिए, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण ही जो मोटर गाड़ी के साइड मिरर होता है उसमें इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो ये था हमारा तीसरा अंतर। चौथा अंतर देख लीजिए, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे देख लीजिए अवतल दर्पण में इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। जो यहाँ पे अवतल दर्पण होता है इसमें सीधा भी प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पे उल्टा भी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये था हमारा यहाँ पे चौथा अंतर। आइए देखते हैं यहाँ पे पांचवा अंतर, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है।
जो यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और यहाँ पे देखिए 5 नंबर अंतर इसका कि इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। जो अवतल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र यहाँ पे छोटा होता है, और उत्तल दर्पण का यहाँ पे दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। तो ये भी है काफी ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। तो ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आप पानी के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। तो आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश के चाल के अनुपात को यहाँ पे अपवर्तनांक कहते हैं। ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बार बार पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, पानी के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, कांच के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप एक को समझ लेंगे तो आप किसी का भी अपवर्तनांक आप उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को पानी के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक बोला जाता है। अगर बोल देता कि यहाँ पे हीरे के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक बोलते हैं। अगर यहाँ पे बोलता कि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कांच का अपवर्तनांक बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब इसका यहाँ पे अपवर्तनांक निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे आपको रख देना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है और पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, बस आपको लिख के और भाग दे देना है, आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निर्वात में प्रकाश कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर यहाँ पे पर सेकेंड होता है, और यहाँ पे पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और जब 300 में हम 225 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 1.333 करके आएगा। तो 2 ही अंक तक लिखा जाता है दशमलव के बाद, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1.33। ये क्या होता है यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक। तो यहीं पे पूछता कि हीरे का अपवर्तनांक बताइए, तो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम हीरे का अपवर्तनांक, ऊपर में लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा यहाँ पे हीरे में प्रकाश की चाल। ऊपर में जो प्रकाश की चाल होता है उसको लिख देते हैं, और हीरे में प्रकाश की चाल जो होता है उसको लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे निकल जाता। तो यहाँ पे पूछा था कि पानी का अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का यहाँ पे अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग करके वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के पास, और 10वीं में जितने भी आपके दोस्त हैं जो 10वीं की तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।